नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल और मैं हूं आपके साथ श्रेया शर्मा। कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए लगातार प्रयासरत रहती है और प्रदेश के हर वर्ग के जीवन को सगम बनाने के लिए योजनाएं चलाई जा रही है और साथ ही आपको बता दें कि ये सुनिश्चित भी किया जा रहा है कि उन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है या फिर नहीं। इसी कड़ी में श्रमिक वर्ग और असंगठित मजदूरों के हुनर के महत्व और उनके जीवन के संघर्ष को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करीब से समझा और एक श्रमिक और उसके परिवार को सम्मान भी दिया गया। देखिए खास रिपोर्ट। मनोहर सरकार का उद्देश्य हरियाणा में हो चहुमुखी विकास। श्रमिकों के संघर्ष में उनके साथ मनोहर सरकार। छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य में साथ मनोहर सरकार। प्रदेश के चहुमुखी विकास की नीयत से आगे बढ़ रही हरियाणा की मनोहर सरकार हरियाणा के हर वर्ग का रख रही है ध्यान। उनमें से एक है श्रमिक वर्ग, जो किसी भी देश प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने हुनर से अलग अलग क्षेत्र में अपना योगदान देकर उस क्षेत्र को और बेहतर बनाता है। वहीं श्रमिक की आर्थिक स्थिति को समझते हुए मनोहर सरकार उनके लिए कई योजनाएं चला रही है और उनके योगदान को सराहा भी रही है। धीरे धीरे जब विकसित सृष्टि संसार ये बनना शुरू हुआ, उस समय विश्वकर्मा जी की भूमिका शुरू हुई। सबसे पहले विश्वकर्मा जी के समय, चाहे वो मिट्टी के कारण से, चाहे वो लकड़ी के कारण से, चाहे वो छोटा मोटा जो उस समय के खनिज पदार्थ मिलते हैं उनके कारण से जो निर्माण का काम शुरू किया और जो मनुष्य की तकलीफ है, उनकी कठिनाई उस समय के युग में ध्यान में आई, अपने आप को कठिनाई में महसूस करके और हम सब लोगों के एक प्रकार से अच्छे जीवन को जीने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये कारीगर नाम से जो सिस्टम शुरू हुआ, ये सारी चीजें हमारी बननी शुरू हुई और इसके बनने का श्रेय सीधा आपको जाता है। आज भी हम कितने ही काम में लगे हैं, कोई मजदूरी करता होगा, कोई किसी फैक्ट्री में काम करता होगा, कोई कहीं ना कहीं कुशल श्रमिक के नाते होगा, कोई अर्ध कुशल श्रमिक के नाते होगा, कोई हथौड़ा पीटता होगा, कोई मिट्टी खोदता होगा और कोई चुनाई करता होगा, कोई बार बाइंडिंग करता होगा, कोई टाइलिंग लगाता होगा, कोई मशीन पर काम करने के लिए लेथ पर काम कर रहा है। हर प्रकार के काम करते हैं। हम जो चारों तरफ अपने यहां देख रहे हैं, चाहे वो ये शेड हो, चाहे ये लाइटें हो, चाहे मेरा माइक हो, चाहे आपके हाथ में मोबाइल हो, चाहे आपके पैर में जूती हो, हर चीज श्रमिक की मेहनत के बिना बन नहीं सकता है। एक प्रकार से आज का जो आधुनिक विकास है, इसके मूल जिसको कहना चाहिए जड़ में अगर किसी का सबसे ज्यादा योगदान है वो हमारे श्रमिक भाइयों का है। श्रमिक भाइयों के बिना ये प्रत्यक्ष विकास कभी संभव नहीं होता। तो मैं निश्चित रूप से आपके योगदान को सलाम करता हूं। श्रमिकों की मेहनत को मनोहर सरकार समझती है कि किसी भी राज्य के विकास में श्रमिक वर्ग का बहुत बड़ा योगदान होता है। श्रमिकों का संगठित क्षेत्र अपनी बात को प्रशासन और सरकार तक पहुंचा लेता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के पास जरिया नहीं होता कि वो अपनी बात ऊपर तक पहुंचाए। तो अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए श्रमिकों की इस परेशानी को दूर करने के लिए मनोहर सरकार ने बनाए हैं 2 कल्याण बोर्ड। श्रमिक भाई 2 श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं, एक संगठित क्षेत्र के श्रमिक बंधु और एक असंगठित। हरियाणा में 25% श्रमिक तो संगठित क्षेत्र में हैं, जिनकी यूनियंस भी होती हैं, जो अपनी आवाज इन यूनियंस के माध्यम से अपने जो एम्प्लॉयर है, जो हमारा उद्योगपति है, उस तक पहुंचा सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन 75% असंगठित जो हमारा श्रमिक है, जो कहीं छोटे बड़े काम करता है, उसकी कोई यूनियन भी नहीं होती है। हमारी चिंता ये भी है कि उनके हित में, उनके हक में ये हम लगातार काम करते रहें। इसके नाते से हमने 2 श्रम कल्याण बोर्ड बनाए हैं। श्रमिक भाइयों की बेटियों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का स्थायी प्रावधान मनोहर सरकार ने किया। मनोहर सरकार ने बेटी को स्कूटी खरीदने के लिए 50,000 रुपए की राशि का प्रावधान किया है।
वहीं साइकिल के लिए 3,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए का प्रावधान किया गया। और क्या कुछ योजनाएं रही, आइए सुनते हैं। जैसे आपने देखा, अभी श्रमिकों के परिवार में जो बेटियां हैं, जो कॉलेज में पढ़ती हैं, इनको स्कूटी देने के लिए और हमने प्रावधान किया है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटी, ये हर एक बेटी जो कॉलेज में पढ़ती है, श्रमिकों की बेटी, वो उसको एक जो स्कूटी है उस देने का स्थायी प्रावधान हमने किया है। जो भी बेटियां पढ़ती हैं उसके लिए हम हकदार हो गए हैं एक स्कूटी प्राप्त करने के। और स्कूटी के बदले में शायद हमने पैसा तय किया है, कितना, 50,000 रुपया उस स्कूटी को खरीदने के लिए तय किया है। 50,000 रुपया हर एक श्रमिक को, एक बेटी के लिए, कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी के लिए वो आपको मिलेगा। इसी प्रकार हमारे जो श्रमिक साइकिल खरीद करके इस योजना का लाभ उठाते थे, उसमें 3,000 रुपया पहले मिलता था और अब से आगे जो दिया जाएगा साइकिल के लिए, वो 3,000 की बजाय 5,000 रुपया राशि उस साइकिल के लिए दिया जाएगा। योजना अच्छी लगी कि नहीं? लगी तो जरा मुझे ही बताया करो, कोई श्रमिकों की योजना है तो आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, मुझे पता तो लगे। इसी प्रकार हमारे श्रमिक, जो महिला श्रमिक हैं, सिलाई मशीन खरीदने के लिए उनको एक अनुदान पहले मिलता है, वो मिलता है 3,500 रुपया। उसको बढ़ा करके भी 4,500 रुपया कर दिया गया है, ताकि 1,000 रुपए की राशि उसमें बढ़ करके उनको मिले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने हरियाणा का चहुमुखी विकास किया है। वहीं देश में चलाई जा रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत मनोहर सरकार के नेतृत्व में प्रदेश ने बेहतरीन प्रगति की। वहीं प्रदेश में बेटा और बेटी में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, इसका भी ख्याल रखा गया। स्कूल और कॉलेज में मिलने वाली छात्रवृत्ति में भी समानता लाई जा रही है। मनोहर सरकार ने भगवान विश्वकर्मा जयंती के दिन छात्र और छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति को न केवल एक समान किया, बल्कि उसमें इजाफा भी किया। जो औद्योगिक श्रमिक हैं, उनके बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं। स्कूल कॉलेज में जाने के लिए उनकी जो छात्रवृत्ति मिलती है, एक समय था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक कार्यक्रम देश में चला। हमारे प्रदेश ने बहुत उल्लेखनीय प्रगति की, लेकिन बेटियों को बेटों से प्राथमिकता मिलती रही है। आज भी ऐसा नहीं कि वो छोड़ दी जाएगी, लेकिन फिर भी लगता है जो विद्यार्थी हैं शायद उसमें हम अंतर करना छोड़ दें। अभी जो पहले छात्रों को जितना पैसा मिलता था, उससे 1.5 गुना बेटियों को मिलता रहा है। अब हम छात्र जो बेटे हैं उनको भी बेटियों से कम नहीं देंगे, जो कमी है उसको हम पूरा कर देंगे। करना चाहिए ना, करना चाहिए, लेकिन इतना ही नहीं, उसमें वृद्धि भी कर रहे हैं। उसमें जो 4-5 आइटम है मैं आपको बताता हूं। अभी तक 9वीं 10वीं इनमें छात्रों के लिए 5,000, छात्राओं के लिए 7,000 रुपये राशि दी जाती थी, लेकिन अब आगे से छात्र हो या छात्रा हो, उन सबको 7,000 की बजाय अब ये 10,000 रुपये की राशि उनको छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी। वार्षिक 10,000 रुपया मिलेगा। ITI डिप्लोमा के जो प्रत्येक 1 वर्ष के लिए जो पहले 6,000 और 8,500 मिलता था, अब वो भी बढ़ा करके उसको 10,000 रुपया किया है। तो इनको भी 10,000 रुपया ITI के छात्रों को भी मिलेगा। 11वीं और 12वीं पहले 5,500 और 7,750 ये राशि मिलती थी, अब ये मिला करके 12,000 रुपया वार्षिक, छात्र हो छात्रा हो सबको 12,000 रुपया वार्षिक ये मिलेगा। ऐसे ही सभी प्रकार के स्नातक डिग्री, इसमें जो पढ़ने वाले हमारे छात्र छात्राएं हैं, जिनको पहले 6,000 और 8,500 रुपया मिलता था, इनको 8,500 के बजाय इनको 15,000 रुपया वार्षिक, जो हमारे डिग्री स्नातक BA करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, उनको 15,000 रुपया वार्षिक ये दिया जाएगा। ऐसे ही पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, CA, फार्मेसी, ANM, GNM, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, इन सबको भी पहले 7 और 10,000 रुपया था, इनको 15,000 रुपया वार्षिक ये सब दिया जाएगा। सभी प्रकार के इंजीनियरिंग डिग्री, B फार्मेसी 8,000 और 11,500 मिलता था, इनको बढ़ा करके 20,000 रुपया वार्षिक ये कर दिया गया है। ऐसे ही
सभी प्रकार की स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग, इनके लिए भी 20,000 रुपया वार्षिक कर दिया गया है। सभी प्रकार के मेडिकल डिग्री, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, इनके लिए 21,000 रुपया वार्षिक ये सब कर दिया गया है। तो इस प्रकार से इन सब की छात्रवृत्ति में पर्याप्त जो बढ़ावा है वो हमने किया है। मनोहर सरकार ने प्रदेश के श्रमिकों की स्थिति को बहुत नजदीक से समझा है। वो जानते हैं कि एक श्रमिक का हुनर किसी भी प्रदेश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। वहीं उनकी आज की स्थिति को भी मनोहर सरकार ने समझा और श्रमिकों के स्वास्थ्य और रहन सहन के बारे में भी मनोहर सरकार निरंतर सोच रही है। श्रमिकों के स्वास्थ्य की बात करें तो जब भी कोई श्रमिक बीमार होता है तो उसका इलाज ईएसआई के द्वारा हो जाता है, परंतु उस बीमारी के दौरान उसके अच्छे खान पान के बारे में सोचते हुए मनोहर सरकार ने घोषणा की। साथ ही श्रमिकों के एक शहर से दूसरे शहर काम की तलाश में जाने पर उनको अस्थायी रूप से रहने के लिए अच्छा निवास स्थान देने के लिए भी प्रयास शुरू किए गए। श्रमिकों की कई बार क्रॉनिक बीमारियां, ये जो बीमारियां होती हैं, जानलेवा भी कई बार बीमारियां होती हैं, लेकिन इसमें उनके इलाज का तो सारा खर्च ईएसआई से हम लोग क्योंकि रजिस्टर्ड हैं वो सब मिलता ही है। लेकिन उनको कई बार एक अच्छी डाइट की आवश्यकता होती है, तो उस डाइट के लिए, स्वास्थ्यप्रद खानपान के लिए अपनी जो सैलरी है उसके अलावा 2,000 रुपये महीना उसके केवल खानपान के लिए इसमें हमने बढ़ोतरी की है। जिनको ये जब तक वो बीमारी होती है उनको 2,000 रुपये महीना ये अलग से भी उसमें मिलेगा। श्रमिकों के लिए 4 बड़े नगर फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और यमुनानगर एचएसवीपी के जिम्मे हमने, एचएसआईडीसी के जिम्मे हमने लगाया है। वो इन सब स्थानों पर जो आवासीय मकान हैं, अस्थायी जिनको रहना होता है, उनके लिए पहले चरण में, मैं पहला चरण कह रहा हूं, आगे और बढ़ाएंगे, पहले चरण में इन चारों शहरों में 500 फ्लैट यानी कुल 2,000 फ्लैट इस वर्ष में तैयार कर दिए जाएंगे। जो ऐसे जो अस्थायी कर्मचारी जो कई बार जो कभी कभी कहीं नौकरी करते बाहर चले जाते हैं, जिनको किराए के लिए आवश्यकता होती जगह की, उनको ये 2,000 जो फ्लैट हैं इनका निर्माण किया जाएगा। फतेहाबाद जिला गुरुग्राम के हरसरू, कादीपुर, वजीराबाद, इनमें ईएसआई की डिस्पेंसरी ये स्थापित की जाएगी। हरियाणा राज्य की सभी ईएसआई डिस्पेंसरियों में ईसीजी की सुविधा ये भी लागू की जा रही है, ताकि लोगों को जो ईसीजी का टेस्ट है, हार्ट के जो पेशेंट हैं उनका जो ईसीजी ये आसानी से हो जाए। भाइयों बहनों, हमने आयुष्मान की योजना ये जो लागू की है, जिसका लाभ हमको ईएसआई के माध्यम से भी मिलता है, अन्य जगह भी हेल्थ सर्विसेज में मिलता है। अभी तक जिनकी 15,000 रुपए की सैलरी है, 1,80,000 रुपए साल का, उनको ये आयुष्मान की योजना फ्री मिलती है। इसके ऊपर 3 लाख रुपए तक अर्थात 25,000 रुपए महीना, 15 से 25,000 रुपए महीना जिनकी सैलरी है, उनको भी एक बहुत नॉमिनल 125 रुपया मासिक, इसके बदले में 5 लाख रुपए का जो बीमा है ये उनका सबका किया जाएगा। ये भी एक जानकारी दी है। मित्रों, आर्थिक तौर पर ये सब घोषणाएं ये मैंने की हैं। वहीं हरियाणा में एकमात्र श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के माध्यम से हजारों युवा कौशल्य प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगे। मनोहर सरकार का सिर्फ एक उद्देश्य हरियाणा में हो चहुमुखी विकास, और इस विकास के लिए लगातार प्रयासरत है मनोहर सरकार। कहते हैं कि युवा देश की या प्रदेश की वो रीढ़ होते हैं जो आगे बढ़ते हुए जहां अपने आप को खुशहाल करते हैं, और वहीं देश और प्रदेश की तरक्की में भी वो बेहद साहसी साबित होते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है कि मेहनत और लगन, सही दिशा में काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति, और युवा किस तरह से आगे बढ़े, ये तरक्की विकास की राह पर चले, ये ले जाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके लिए भी योजनाएं कर रहे हैं और मिसाल साबित होते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। युवाओं के नाम मुख्यमंत्री का संदेश, मुश्किलों को माने एक चुनौती, नशे से अपने आप को रखें दूर, आपराधिक संगति से भी रहें दूर, बुराइयों से खुद भी बचें और दूसरों को भी करें प्रेरित,
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता और युवाओं को आगे बढ़ने का संदेश देने की सोच के चलते वह आज हर वर्ग के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत युवाओं से सीधा संवाद किया और अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि खुद पर विश्वास रखते हुए सकारात्मक माहौल बनाए रखें और जीवन में काम करने का जो भी अवसर प्राप्त हो उसका लाभ उठाते हुए वह अपना और अपने परिवार के साथ साथ समाज का भी उत्थान करने का काम करें। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के दौरान उन्होंने युवाओं से बात करते हुए उन्हें सफलता के 20 मंत्र भी दिए। देश के कर्णधार, भविष्य के हमारे ऐसे नागरिक जिनके कंधों पर इस देश का भविष्य निर्भर है, उनसे बातचीत की जाए। अपनी ओर से कुछ बात बताने के बाद आपसे आखिर बातचीत करने के बाद जानना भी चाहूंगा कि आपके मनों में क्या चल रहा है। ये आयु एक ऐसा पड़ाव है, जैसा हम जानते हैं कि जीवन को हमारे शास्त्रों में 4 हिस्सों में बांट करके देखा गया है कि 25 वर्ष तक की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 50 वर्ष तक की आयु तक गृहस्थ आश्रम और 75 वर्ष तक की आयु तक वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। अब ये योजनाएं आखिर समाज में व्यवस्थाएं बनाने के लिए की गई थी। अब भले ही थोड़ा बहुत अंतर आया हो, लेकिन कमोबेश ये व्यवस्थाएं, इन अवस्थाओं में से हमको निकलना पड़ता है। यूं तो जीवन में आगे बढ़ते हुए कई तरह की मुश्किलों का सामना इंसान को करना पड़ता है, लेकिन किसी मुश्किल को चुनौती की तरह समझते हुए हम अगर उसका मुकाबला डट कर करें तो न सिर्फ हम सफल होते हैं बल्कि हमारे जीवन का विकास भी होता है और साथ ही साथ बढ़ता है हमारा अनुभव भी। ये कहना था मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल का। मन की स्थिति, तो मैं जो दूसरी बात बता रहा हूं वो मन की स्थिति ऐसी है कि बहुत बार एक शब्द हम सुनते हैं मुश्किल। ये मुश्किल शब्द पर जरूर विचार करें कि ये मुश्किल नहीं है कुछ भी। कोई भी कठिनाई आए उसको हम चुनौती माने कि चुनौती के नाते से अगर हम उसका मुकाबला करेंगे तो हमारे जीवन का उद्देश्य ये पूरा हो जाएगा। युवावस्था एक ऐसी अवस्था या उम्र होती है जहां जीवन में असफलता का मुंह देखने के बाद युवा भ्रमित हो जाते हैं और वह या तो नशे की गिरफ्त में चले जाते हैं या फिर कुसंगति के कारण अपराध के रास्ते पर भी निकल जाते हैं। लेकिन युवाओं को यह समझना चाहिए कि इससे कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि युवा का अपना जीवन ही बर्बाद होता है। लिहाजा हमें इन बुराइयों से दूर रहते हुए केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं अगली बात, तीसरी बात जोड़ रहा हूं, अपने जीवन को एक बाधा दौड़ समझें। बाधाएं आएंगी, बाधाओं को पार करके हमको दौड़ना है और इन बाधाओं में जो किशोर अवस्था होती है उसमें बहुत से प्रलोभन, बहुत से पतन के रास्ते भी खुलते हैं। हमें नशे की लत, आपराधिक संगति, दिशाहीनता, इस ओर भी लोग धकेलने की कोशिश करेंगे। हमें इनसे बचना है और बचते हुए अपने जीवन को भी सुरक्षित रखना है और अन्यों को भी हमने प्रेरित करना है। तो फिलहाल हरियाणा पोस्ट में इतना ही है। मुझे यानी कि श्रेया शर्मा को आप इजाजत दीजिए और आप बने रहे डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। नमस्कार।